नमस्कार। आज हम संयोजन के चतुर्थ सिद्धांत प्रभाविता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रभाविता, डोमिनेंस और एम्फेसिस। Perhaps the most reasonable of all laws of composition is the oldest of them all, the law of spatial prominence, dominance, which requires the predominance of one or more leading objects at the expense of all the other objects in the picture. परिभाषा। चित्र में प्रभाविता का तात्पर्य उस सिद्धांत से है जिसके द्वारा दृष्टि संयोजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व पर सर्वप्रथम पड़ती है तथा उसके पश्चात महत्व के क्रमानुसार अन्य तत्वों पर तथा अन्य व्याख्याओं पर जाती है। अर्थात जब हम कोई चित्र देखते हैं तो उसमें जो सबसे आकर्षक या सबसे महत्वपूर्ण आकृति है उस पर हमारी नज़र सबसे पहले पड़नी चाहिए, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण आकृति पर और सबसे कम महत्वपूर्ण आकृति पर सबसे अंत में हमारी दृष्टि जानी चाहिए। जब कभी भी चित्र की रचना में दृष्टि के इस प्रभाव को महत्व दिया जाता है तभी प्रभाविता का सिद्धांत प्रयुक्त होता है। दर्शक की दृष्टि को आकर्षित करने वाले तत्व के अभाव में चित्र निर्बल रह जाता है, चाहे उसमें संतुलन, प्रमाण इत्यादि कितना ही पूर्ण क्यों न हो। प्रभाविता दर्शक को रंजक तत्व प्रदान करती है। प्रत्येक सफल कलाकृति में एक आकर्षण केंद्र होना ही चाहिए, एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट होना ही चाहिए। जो भी तत्व हमारी दृष्टि को इस अट्रैक्शन पॉइंट के तरफ या इस आकर्षण केंद्र की तरफ इंगित करे वह तो श्रेष्ठ है, तथा जो तत्व हमारी दृष्टि को इस केंद्र से विमुख करे, इस केंद्र से दूर करे, वह ठीक नहीं है, उसे गौण कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए। उदाहरणार्थ, मानवाकृति में आकर्षण केंद्र मुख तथा आकृति समूह में कोई एक मुख्य आकृति होती है। जब हम कोई मानवाकृति बनाते हैं तो उसमें मेन अट्रैक्शन पॉइंट उसका चेहरा होता है, और अगर कोई आकृति समूह बनाते हैं तो उसमें कोई एक आकृति होती है जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट होता है या मेन आकर्षण केंद्र होता है। जैसे अजंता के चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व में मुख्य आकृति बोधिसत्व की है तथा अन्य आकृति गौण अंकित की गई है। अजंता के गुफा संख्या 1 के पद्मपाणि बोधिसत्व के इस चित्र में हम देख सकते हैं कि इसमें भगवान बुद्ध की आकृति के अलावा अन्य आकृतियां भी बनाई गई हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी नज़र भगवान बुद्ध पर पड़ती है और भगवान बुद्ध में भी उनके चेहरे पर हमारी आंखें सबसे पहले जाती है। इसे ही प्रभाविता का गुण कहा जाता है। उद्देश्य। प्रभाविता के 3 मुख्य कार्य माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला है एक रसता को समाप्त करना। जब हम एक जैसी आकृतियां देखते हैं तो चित्र में नीरसता या बोरियत उत्पन्न हो जाती है। प्रभाविता इस एक रसता को समाप्त करती है। दूसरा है चित्रित वस्तु आकृति के रूप को सहजता प्रदान करना, क्योंकि दृष्टिक्रम में महत्वपूर्ण रूप आकृति की ओर केंद्रित रहता है। यानी जो मुख्य आकृति है उसके अलावा जो हमने आकृतियां बनाई हैं उन्हें सहजता प्रदान की जाए ताकि मुख्य आकृति की तरफ हमारी आंखें सबसे पहले जाए। तीसरा है मुख्य विचार की अभिव्यक्ति करने वाले तत्वों को प्रभाविता प्रदान करना, चित्र में सहयोग के प्रभाव उत्पन्न करना। जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट वाली आकृति है, मुख्य आकृति है, उसे प्रभाविता प्रदान की जाए ताकि उसकी ओर हमारी आंखें सबसे पहले जाए। प्रभाविता के तत्व। प्रभाविता के लिए 2 तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। एक तो है विषय वस्तु की अनुरूपता, यानी जो भी आकृतियां हम बनाएं वह विषय वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट को लेकर पेंटिंग बनाई गई है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सारी आकृतियां होनी चाहिए। दूसरा है साधारणीकरण, और अन्य आकृतियों को जो मेन आकृति है उसके अलावा जितनी भी आकृतियां हैं उन्हें साधारणीकरण किया जाए, उन्हें साधारण बना दिया जाए। साधारणीकरण और विषय वस्तु की अनुरूपता के उदाहरण भारतीय लघु चित्रों तथा भित्ति चित्रों में भी पाए जा सकते हैं। बाघ के रंग महल गुफा के चित्र में नर्तक दल को बनाया गया है और मुख्य नर्तकी की आकृति को अन्य आकृतियों से इसमें अलग दिखाया गया है। उसका अंकन इस प्रकार किया गया है कि मुख्य आकृति ही सबसे पहले दर्शक का ध्यान आकर्षित करे।
प्रभाविता एवं पृष्ठभूमि। प्रभाविता के साथ चित्र की पृष्ठभूमि, चित्र के बैकग्राउंड का बड़ा महत्व है। यदि किसी आकृति से अधिक उसका बैकग्राउंड को अधिक स्पष्ट बनाया जाए और अधिक आकर्षक बनाया जाए तो जो मुख्य आकृति है वह दबकर रह जाएगी। इसलिए कभी भी मेन आकृति है उससे पृष्ठभूमि को, बैकग्राउंड को ज़्यादा आकर्षक नहीं बनाना चाहिए। प्रभाविता सृजन विधि। प्रभाविता उत्पन्न करने के अनेक उपाय हैं, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। पहला है वस्तु आकृति का उचित स्थापन तथा समूहीकरण। दूसरा है रंगों का विरोधाभास उत्पन्न करना। तीसरा सज्जा का प्रयोग। चौथा वस्तु आकृतियों के पीछे पर्याप्त खाली पृष्ठभूमि छोड़ना। और पांचवा है अप्रचलित रेखाओं, आकारों अथवा आकृतियों का विरोधाभास उत्पन्न करना। कभी कभी एक ही चित्र में दो अथवा अधिक उपायों का प्रयोग करके भी आश्चर्यजनक प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब हम इनका विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला है वस्तु आकृति को यदि समान वस्तु आकृतियों के साथ समूह में रख दिया जाए तो वह महत्वहीन होकर समूह में खो जाती है, परंतु आकृति के चारों ओर खाली स्थान छोड़कर समूह का अंकन किया जाए तो वही समूह आकृति के प्रभाव को बढ़ा देगा। यदि हम किसी आकृति समूह का अंकन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी आकृतियां हैं, तो अगर हम सारी आकृतियां एक जैसी बना देंगे तो जो हमारी मेन आकृति है वह भी उस समूह में खो जाएगी। लेकिन अगर हम मेन आकृति के चारों ओर थोड़ी जगह छोड़कर फिर उसे बनाते हैं तो वह खाली स्थान उसके महत्व को बढ़ा देगा। दूसरा है क्योंकि दृष्टि छाया प्रकाश के विरोधाभास अथवा रंगत के विरोधाभास से अधिक आकर्षित होती है, अतः किसी रूप को प्रभाविता प्रदान करने का प्रभावशाली ढंग इसको ऐसी पृष्ठभूमि पर स्थिर करना है जिससे विरोधाभास उत्पन्न हो सके। भारतीय लघु चित्रों में एवं अजंता के भित्ति चित्रों में इस विधि से प्रभाविता उत्पन्न करने के श्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त होते हैं। इस विधि का तात्पर्य है, जैसे अगर हम कोई हल्की रंग योजना बनाते हैं और उसमें मेन आकृति को एकदम गहरे रंगों से बना देंगे तो वह अपने आप ऊपर उठ के आएगी और हमारी दृष्टि उस पर सबसे पहले पड़ेगी। ऐसे ही वाइट कलर के बैकग्राउंड पे हम एकदम काली आकृति बना दें या काले बैकग्राउंड के ऊपर एकदम वाइट आकृति बना दें तो हमारी नज़र सबसे पहले उसी पे पड़ेगी। इसे ही रंगत का विरोधाभास कहते हैं। तीसरा है साधारणतया अलंकृत स्थान का आकर्षण रिक्त स्थान से अधिक होता है। यही बात आकृति पर भी लागू है, अर्थात अलंकृत वस्तु आकृति साधारण वस्तु से अधिक आकर्षक होगी। यानी जो वस्तु या जो आकृति डेकोरेटेड है, सज्जा उसमें की गई है, उसे अलंकृत किया गया है, उसे सजाया गया है, वह आकृति उस आकृति से ज़्यादा आकर्षक लगेगी जिसे नहीं सजाया गया है, जो एकदम सादा है। इसी कारण मुख्य आकृति को अलंकृत करने से उसे प्रभाविता प्राप्त होती है। इसलिए चित्र में जो हमारी मेन आकृति है, अगर हम उसे अलंकृत कर दें, उसे सजा दें, तो उसे अपने आप प्रभाविता प्राप्त हो जाएगी और हमारी दृष्टि सर्वप्रथम उसी के ऊपर जाएगी। कभी कभी अलंकृत वस्तु का अपना महत्व होता है, परंतु इस संबंध में यह जानना भी आवश्यक है कि अलंकरण भी जरूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जरूरत से ज़्यादा किसी आकृति को अलंकृत कर देंगे, सजा देंगे, तो वो भी बोझिल हो जाएगा। अतः अलंकरण भी अनावश्यक रूप से अधिक न होकर साधारण और प्रभावशाली होना चाहिए, बल्कि जो अलंकरण है उसका और आकार का परस्पर संबंध होना चाहिए। अलंकरण आकार के अनुरूप ही होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक अध्ययन से यह सिद्ध हो गया है कि मानव एक समय में कुछ सीमित आकृतियां ही देखकर सुखानुभूति कर सकता है। आकृतियों की संख्या बढ़ाने से दर्शक अधिक न देखकर कम ही देख पाता है। अतः श्रेष्ठ चित्रकार अपने चित्र में उतनी ही आकृतियों का प्रयोग करते हैं जितनी की आवश्यक है। दूसरे, आकृति समूह से निकलकर जब दृष्टि रिक्त स्थान में विचरती है तो उसे आराम मिलता है और रिक्त स्थान से घिरी आकृति स्वतः ही प्रभाविता उत्पन्न हो जाती है। यानी किसी आकृति के चारों ओर रिक्त स्थान छोड़ा जाए तो उस आकृति को अपने आप ही प्रभाविता प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि महापुरुषों की मुखाकृति के पार्श्व में मुखाकृति के पीछे जो चक्र बनाया जाता है वह प्रभाविता उत्पन्न करने के लिए ही बनाया जाता है। यह प्रभाविता उत्पन्न करने की परंपरा भारतीय कला में साधारणतया देखने में आती है।
अजंता के भित्ति चित्रों में प्रभाविता की जिस विधि का उपयोग अधिक सफलतापूर्वक किया गया है वह है असामान्य रेखा, आकार तथा सज्जा का। मुख्य आकृति को अनुपात में बहुत बड़ा बनाकर उसको असाधारण अलंकार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेकोरेशन प्रदान करके अथवा असामान्य साधारण रूप प्रदान करके अत्यंत प्रभावशाली बना दिया गया है। यानी जो मुख्य आकृति है या तो उसको बहुत बड़ा बना दिया जाए या उसे बहुत अधिक डेकोरेटेड कर दिया जाए या किसी भी तरह से उसे असाधारण बना दिया जाए तो उसको अपने आप ही प्रभाविता प्राप्त हो जाती है और उस पर हमारी दृष्टि सबसे पहले जाती है। जैसे कि हम अजंता के इस राहुल समर्पण वाले चित्र में देख सकते हैं कि इसमें निकटवर्ती आकृतियों से मुख्य आकृति में भिन्नता लाकर आकर्षण देने का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी इसमें तथागत बुद्ध की आकृति को तो बहुत अधिक विशाल बनाया गया है और यशोधरा और राहुल की आकृति को साधारण मानव आकार का बनाया गया है। इसलिए बुद्ध की आकृति पर हमारी दृष्टि सबसे पहले जाती है जो कि मुख्य आकृति है। चित्रभूमि पर आकर्षण केंद्र निश्चित करना। चित्रभूमि पर आकृति के उचित संयोजन का भी उसकी प्रभाविता पर प्रभाव पड़ता है। यानी चित्रभूमि पर आकृति को किस स्थान पर रखा जाए ताकि उसमें प्रभाविता उत्पन्न हो जाए। चित्रभूमि के उचित विभाजन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ चित्रभूमि पर आकर्षण केंद्र स्थित करने संबंधी कुछ बातें जानना उचित होगा। एक आयत के यदि दोनों कर्ण, दोनों डायगोनल अंकित कर दें तो उनका कटान बिंदु जहाँ पर वे एक दूसरे को काटते हैं वह आयत का यांत्रिक केंद्र, मैकेनिकल सेंटर होगा। परंतु कोई भी आकृति इस केंद्र में रखने से उसके चारों ओर बराबर दबाव होने के कारण गतिहीनता उत्पन्न होगी तथा आकृति का प्रभाव कम हो जाएगा। अतः उचित प्रभाव केंद्र स्थित करने से पहले दृष्टि का यह गुण जानना आवश्यक है कि दृष्टि आकृति से दिशा निर्देश लेती है तथा निर्देशित पथ पर बढ़ने से उसे आराम मिलता है। अतः नंदतिक केंद्र यांत्रिक केंद्र से भिन्न होना चाहिए। नंदतिक केंद्र यानी सौंदर्य से संबंधित केंद्र यांत्रिक केंद्र से अलग होना चाहिए और वह चित्रित आकृति के दृष्टि निर्देशन से निश्चित करना चाहिए। भरहुत व अजंता के उत्कीर्ण चित्र तथा सांची द्वार की तोरण पर अंकित मकराकृति इसके अन्य सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। नंदतिक केंद्र स्थित करने के लिए कुछ विधियां हमने नीचे चित्र में दी है। यह विधि यूक्लिड के स्वर्णिम आयत सिद्धांत पर आधारित है। लेक्चर में हमने संयोजन के सिद्धांत प्रभाविता के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम संयोजन के सिद्धांत प्रवाह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।